Hello class 12 students, welcome to today's online class and our today's topic in chapter 4 moving charges and magnetism is force acting on a moving charge in magnetic field। अभी तक हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू B की वैल्यू क्या होगी अगर एक वायर से करंट फ्लो हो रहा तो, अगर एक इन्फिनाइट वायर से करंट फ्लो हो रहा तो पास में एक पॉइंट P है वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। फिर हमने उसको एक सर्कुलर वायर लिया, फिर उसके बाद उसका पूरा सोलोनॉइड देखा, फिर टोरॉइड देखा और हमने दो लॉस भी पढ़े, बायो-सैवर्ट लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटर लॉ। अगर आप ये सारी चीजों को नहीं समझ पाए हैं तो पिछले वीडियोस को देखें और वो समझने के बाद आज समझेंगे कि ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर एक वायर से एक करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, तो अगर पास में एक चार्ज रखा हुआ है, अगर पास में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में है तो वो रुका ही रहेगा, उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये रुका ही हुआ है यहाँ पर तो इस पे कोई फोर्स लगा ही नहीं। बाय द वे सोचने की बात ये है कि देखिए ये करंट फ्लो हो रहा, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है अभी तक हमने पढ़ लिया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये थंब के डायरेक्शन में हम पाम को मूव करेंगे तो ये जितनी दूरी पर है, मान लो A दूरी पर है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलनी थी उसको, और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनता, मगर ये चार्ज उसको महसूस नहीं कर पा रहा है। ये चार्ज क्यों महसूस नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसके आसपास ये चार्ज रुका हुआ है, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अ चार्ज क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, ठीक, वहां पे वो फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज पे। तो वैसे ही एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, महसूस नहीं कर सकते एक दूसरे के फोर्स को, ठीक, ये एक दूसरे के फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। मगर जैसे ही हम इस चार्ज को एक मोशन दिए, इस चार्ज को हमने मोशन दिया, अब ये क्या है, एट मोशन है, रेस्ट में नहीं है, अब ये मोशन में है, ठीक। कितने मोशन, इसको मान लो v वेलोसिटी से हमने मोशन दिया तो देखा जिस डायरेक्शन में भेजना था, जिस डायरेक्शन में उसको सीधा सीधा जाना था, वैसा ना जाकर ये डेविएट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ये पहले ही हमने देखा था, है ना, चैप्टर के पहले ही देखा था कि ये चार्ज डेविएट हो जाता है, जैसे जाना चाहिए था वैसा ना जाकर ये कुछ और रास्ते से जाने लगता है, कुछ डेविएट हो जाता है। तो ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? देयर मस्ट बी अ फोर्स, देयर मस्ट बी अ फोर्स, इजंट इट? यहाँ पे कोई तो फोर्स है, कौन सा फोर्स कहेंगे उसको? अब देखो फॉर एग्जाम्पल सी, आई इज द करंट इन द वायर and it is creating a magnetic field, okay, magnetic field create कर रहा है। and what is current actually? flow of charge, flow of charge is going through this wire और वो magnetic field create कर रहा है। और जैसे ही हमने चार्ज को भी मोशन दिया, चार्ज मोशन यहां भी हो रहा है, चार्ज का मोशन इस वायर में भी हो रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अरे जैसे ही इस चार्ज को मैंने मोशन दिया, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट की इस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड से, अब दोनों इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स लगाएंगे एक के ऊपर एक। यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। अट्रैक्शन फोर्स, इसकी जगह अगर कुछ ऐसा होता कि ये इधर दूर जाता तो रिपल्शन फोर्स होता, अगर सीधा सीधा चले जाता तो नो फोर्स, मगर यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स मीन्स देयर इज सम फोर्स। व्हाट इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं Fm से, जिसको हम डिनोट करते हैं Fm से, ओके, हम डिनोट करते हैं Fm से। मतलब यहां पे चार्ज पार्टिकल Q एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल Q experiences a magnetic force। ये मैग्नेटिक फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपेरिमेंटली देखा गया है
इट डिपेंड्स अपॉन एफएम डिपेंड्स ऑन, देखा गया है क्या, एफएम पहली चीज, एफएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के वैल्यू पर भी, और भी कुछ चीजें, और क्या, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, मगर वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट, वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, इसके कारण, वायर के कारण, देखो ऊपर जा रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इनवर्स जा रहा है, और देखो वेलोसिटी कहां मिल रहा है इसको, ऊपर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन है चार्ज के मोशन का, और ये डायरेक्शन है, सॉरी ये डायरेक्शन है चार्ज के मोशन का, और ये डायरेक्शन है अपने मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। और वही बात हो रही है यहां पर, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, बट वेलोसिटी के साथ में वो क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हमने साइन थीटा लिया, इसीलिए हमने क्या लिया वहां पर, साइन थीटा लिया। अब ये कैसे हुआ इसको देखते हैं। मान लो ये है वेलोसिटी, ठीक, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मोशन का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल थीटा है मान लो, ठीक। तो अभी हमसे बात हुई कि यहाँ पे क्या बोला है कि हमको सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है, सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है, इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो बी के परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस v को परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। अरे याद आ रहा है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, जिस तरफ से थीटा बनाता है वो बन जाता है v cos थीटा, और जिस तरफ से नहीं बना रहा है वो बन जाएगा v sin थीटा। तो ये v sin थीटा कंपोनेंट को लेना है हमें, तो fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। आई बात समझ में? अरे जो एंगल बन रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन b एंड v, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है बाय द वे, बट हमको लेना क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मान लो परपेंडिकुलर नहीं है तो थीटा एंगल है, समझ लेते हैं, तो थीटा, तो हमको क्या लेना है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला। हाँ, यहां पर वो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, वो बात अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द थर्ड थिंग जिस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, एफएम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। हाँ ऑफ कोर्स, पास लाओ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, फोर्स भी कम होगा। सो दिस इज इट। इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है क्या, क्यू वी साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सबको अगर मिला दिए, अगर इन तीनों को मिला दिए, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, क्या बन जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू वी साइन थीटा इंटू बी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं, K इंटू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा, वी साइन थीटा। अच्छा, यहां पे देखें K की वैल्यू आ जाएगी 1, K की वैल्यू आ जाएगी 1, कब, SI यूनिट के लिए, SI यूनिट में, SI सिस्टम में K इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमें प्रैक्टिकली। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू मिलने वाला है Q V B साइन थीटा। ओके, Q V B साइन थीटा हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पे FM ही लिखना है ना, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। आपको क्या, चार्ज की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, चार्ज कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी, और थीटा
बी और वी के बीच में एंगल थीटा होगा। अच्छा, एक और चीज यहां समझने वाली बात, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली बात है, ठीक दिख रहा, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, और उनका प्रोडक्ट होकर फिर से एक वेक्टर बन रहा। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस किस प्रकार का ये प्रोडक्ट है, देखो क्या बोला मैंने, मिटाया जाए यहाँ पे, देखो व्हाट आई सेड दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and they both are getting multiplied, their product is a vector itself, मतलब फोर्स भी एक वेक्टर है। so what is going to be here, actually वेक्टर फॉर्म में ये कुछ ऐसा दिखेगा, q is not a vector, so we will keep it outside। v क्रॉस b, हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है 11th में, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, अरे दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उनसे भी एक नया वेक्टर बन रहा, तो वहां पर जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो वेक्टरों का, वो किस प्रकार का मल्टीप्लीकेशन कहलाता था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहलाता था वो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहलाता था, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक नया वेक्टर बन रहा है भाई, नया वेक्टर बन रहा है, ठीक। और हमको ये ऑलरेडी मालूम है, ये वी बी साइन थीटा वहां से ही मिलता था हमें, वी बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिलता था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता था, कॉस थीटा मिलता था, है ना, कॉस थीटा। और थीटा क्या होता था, v और b के बीच का एंगल। अभी हमने देखा v और b के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो हमको जब सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है ना, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, डायरेक्शन पता नहीं करना है। डायरेक्शन के लिए हम लोग कुछ और भी अपना सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, इसको भी समझेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, यहाँ थीटा की वैल्यू रखो, बी वी और क्यू की वैल्यू, और मैग्नीट्यूड फोर्स का पता चल जाएगा। मगर जब हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, आंसर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो हम लोग इस फॉर्म को यूज करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। इतना कठिन नहीं है, इसको भी समझना आसान है, इसको भी यूज करेंगे हम। एफएम वेक्टर फोर्स का वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये भी हमें याद रखना है, याद रहेगा। तो दो फॉर्मूले हो गए, मैग्नीट्यूड के लिए और वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए। डायरेक्शन की अब बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से हम सिर्फ एक रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि सो दैट वी कैन नॉट हैव कंफ्यूजन। अदरवाइज आई हैव सीन स्टूडेंट्स दो तीन रूल्स को एक साथ याद रख लिए रहते हैं, और क्या करते हैं, एक को अप्लाई करके दूसरे से चेक करते हैं, और उसमें कुछ फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक ही रूल को अपनाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं 10th में, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So now let us calculate or let us understand how to find the direction of magnetic force। क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया है, कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन दिया हुआ होगा कि चार्ज इधर मूव कर रहा, उधर मूव कर रहा, ओके, या वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन गया, हमारे लिए फॉर्मूला बन गया है Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस प्रोडक्ट B, ठीक। ये फॉर्मूला हमें वेक्टर फॉर्म में, अगर ऐसा मिला हमें तो बिल्कुल फिर ये तो मैग्नेटिक फोर्स वाला डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्शन वहां से मिल ही जाएगा, आईजे के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। सो मगर अगर मैग्नीट्यूड पता करना है, Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, ये पता कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, इससे पता कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और उसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पता करने का। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमको पता चलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि
ये बोलता है कि आप अपने अंगूठे को, अपनी उंगली को और अपने बीच की उंगली को, बीच की उंगली यानी मिडिल फिंगर को कुछ ऐसे रखिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों। तो कुछ वो ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे। So this is our thumb, this is first finger, this is middle finger, and then these two fingers we will not use. ये दो फिंगर्स हम अंदर रखेंगे, काम नहीं आ रहे अभी। It goes like this, ठीक। So some way it will look like this. So कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे थंब और ये पहली फिंगर के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री, और ये पहली फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में क्या एंगल है, देखो 90 डिग्री। मतलब ये हम तीनों फिंगर्स को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में रखते हैं, यूं। लेफ्ट हैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड। पहली गलती राइट में कर देते हैं, लेफ्ट हैंड है ये, और थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर कुछ ऐसे रखे। अब क्या होता है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है यू, वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। और मिडिल फिंगर जो है, देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरी मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन देगी मोशन ऑफ चार्ज के मोशन का डायरेक्शन देगी, है ना, चार्ज के मोशन का डायरेक्शन देगी। सीधा अगर सही बात बोले, अच्छे से बोले तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमने अभी देखा था, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, अरे क्यू लिखे थे, माइनस क्यू नहीं लिखे थे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज ऐसे, तो फिर थंब को आप स्ट्रेच करें 90 डिग्री में, तो आपको ये थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। कुछ ऐसे। चलो एक एग्जांपल ले, तो चलो फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स है। तो देखो यहां पे इनवर्ड्स बनाने के लिए मैं कैसे, यूनिफॉर्म है मतलब पैरेलल, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, इक्विडिस्टेंट और इनवर्ड्स है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ जाती हुई, यूनिफॉर्म है, ये इस जगह में पूरी यूनिफॉर्म है, एक जैसी बी की वैल्यू है हर जगह, ठीक। कैसा बनता था, सोलेनॉइड में बना था, टोरॉइड में बना था, आपने देखा था ना, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बी थी, टोरॉइड के अंदर में हर जगह बी थी। क्यों, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी क्रिएट हो रही थी, एक वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं मिलने वाली है ना। सो हियर दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब हम लोग एक चार्ज को रखे यहां पर, पॉजिटिव चार्ज को, जिसका मोशन दे रखे हम लोग इस डायरेक्शन में, ठीक। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ, और चार्ज मूव किधर हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, आप समझ लो ईस्ट की तरफ, चार्ज मूव हो रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक। चार्ज मूव हो रहा है ईस्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो फोर्स कैसा लगेगा, ये बात बनती है, फोर्स कैसा लगेगा। चलो अभी हमने समझा है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। चलो हमारा ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक एक करके उंगली निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, बी, देखो इनवर्ड्स, तो पहली उंगली हमको मैग्नेटिक फील्ड देने वाली है ना, तो ये इनवर्ड्स। अब उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज का मोशन किधर है, ईस्ट की तरफ,
तो चलो ईस्ट की तरफ ले गया मैं, आप लोग के लिए जो भी है आप समझ लो ये राइट की तरफ है ना, तो राइट की तरफ आप उसके डायरेक्शन में लगा दो। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और साथ में ये चार्ज का डायरेक्शन मोशन का। अब अंगूठे को स्ट्रेच करो, ऊपर जा रहा है, यस, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। बनेगी बात। एक दो बार और ट्राई करके देखना। मान लो क्या होता है, अगर फोर्स इधर पड़ रहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, चार्ज इधर मूव हो रहा तो फोर्स ऊपर, चार्ज अगर इधर मूव हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो आप ऐसा कर लो और देखो अंगूठा कैसे, फोर्स नीचे। सो इन दैट वे यू विल अंडरस्टैंड। ध्यान रखना, एक एक करके उंगलियों को निकाले, एक एक करके निकाले, पहले फोर्स फिर वेलोसिटी फिर उसके बाद सॉरी पहले फील्ड फिर वेलोसिटी फिर उसके बाद फोर्स। सो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट। सो हियर वी गॉट द वे ऑफ गेटिंग द डायरेक्शन ऑल्सो। बाय द वे हमारे पास यहाँ पे वेक्टर वाला फॉर्मूला भी है, सो वी कैन विद द हेल्प ऑफ दैट हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो चलो अब इसको समझने के बाद, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखिए, इस फॉर्मूले से इसको मिटाया जाए, इस फॉर्मूले से हमको मिलता क्या है। जब भी हम बोलते हैं ना कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक नया वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है। देखो ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उनसे फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है। तो यहां पर इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली यहां पे देख रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर मान लो अपना वेलोसिटी है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने वाला है फोर्स। यानी कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो जो दो क्वांटिटीज का वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके परपेंडिकुलर होता है वो जो नया बन रहा है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ चार्ज है, और ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये दोनों बात हो रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हो रही है। देखो आप मैग्नेटिक फोर्स को, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को निकाल रहे हैं, दोनों के परपेंडिकुलर है, वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है जो वेलोसिटी या मोशन ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, व्हाट whenever we do the cross product of two vector quantities, the resultant vector quantity is perpendicular to both of the vector quantity. इसीलिए Fm is perpendicular to motion of charge as well as Fm is perpendicular to the magnetic field also. अच्छा एक और बात बनती है, आप कभी ये क्वेश्चन में अगर दिखे कि CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने अभी तक कौन सी यूनिट देखी, ऐसा यूनिट देखी है। ऐसा यूनिट क्या था, टेस्ला, है ना, टेस्ला। मगर एक और यूनिट आती है गॉस, लिखते गॉस है, सॉरी लिखते जी है, कैपिटल जी, बोलते गॉस है। ये गॉस की वैल्यू को ध्यान देना, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो कभी अभी आपको दिखे कि 1 गॉस दिया हुआ है या गॉस में यूनिट दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये भी होता है। सो हियर आपको क्या क्या समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर में हमारा फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फोर्स का, चार्ज का मोशन होगा तब जाकर ये फोर्स बनेगा, चार्ज मोशन में होगा तब जाकर ये फोर्स बनेगा। और दूसरी चीज कि चार्ज के मोशन के साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन है, नेगेटिव चार्ज का नहीं। अंडरस्टैंड इट, पॉजिटिव चार्ज का मोशन है ये, नेगेटिव चार्ज का नहीं। एंड देन वी अंडरस्टूड कि वो मैग्नेटिक फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, उसके मोशन की वेलोसिटी पर, और उसके मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर लग रहा है उसकी इंटेंसिटी पर। और फिर फॉर्मूला बना Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक, वेक्टर फॉर्म में बन गया Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। एंड देन आफ्टर दैट हमने उसकी डायरेक्शन को मान लो कैलकुलेट करना है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम लोग कर लेंगे, जिसमें से फर्स्ट फिंगर हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर देगा हमको मोशन ऑफ द चार्ज, एंड ये थंब देगा हमको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक। एंड देन गॉस एक यूनिट आएगा, मान लो गॉस ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा। हमने अगर ऐसा कभी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, कन्वर्शन कर सकते हैं उसका, सीजीएस यूनिट है। ओके, so now we'll move to the numerical question. Let us understand how we can apply these formulas and how we can calculate magnetic force.
So here is one numerical which is asking to calculate magnetic force. क्या पूछता है? A positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is moving with a velocity vector v is equal to 2i plus 3j meter per second in a magnetic field vector v is equal to 2i plus 3j Tesla. Determine the magnitude and direction of force. So here velocity and magnetic field is given in ij के फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हाउ वी कैन सॉल्व इट? गिवन द फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इज q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. सबसे पहले ध्यान देना ये पॉजिटिव चार्ज है. हाँ पॉजिटिव चार्ज है, इट इज फाइन. देन वेक्टर v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड. फिर दिया है वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j टेस्ला. पता क्या करना है? टू फाइंड कैलकुलेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. लेट अस कैलकुलेट. ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या पता है फॉर्मूला? वी नो डेट, हम जानते हैं कि Fm इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B. यहां पे वो वाला मत लगाना, मैग्नीट्यूड वाला. Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. वहां से थीटा आप निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल, ऐसा मत करना है ना, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो व्हाई नॉट वी कैलकुलेट इन वेक्टर फॉर्म ओनली. सो लेट्स डू इट. मगर सबसे पहले देखिए Q की वैल्यू मालूम, V क्रॉस B पता करना पड़ेगा. ये करते हैं कैलकुलेट पहले. सो वेक्टर V क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B क्या होगा? रख देते हैं वैल्यू और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 2i प्लस 3j इंटू, यहां लिखता हूं इसे, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j इंटू 2i प्लस 3j. क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका याद आ रहा है? 11th में हमने पढ़ा था. ठीक दिख रहा है? 11th में हमने पढ़ा था डेटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा. डेटरमिनेंट क्या होता है? जिनको याद नहीं, घबराने की बात नहीं, वो भी याद आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं होती. क्या होता है? आपको सबसे पहले तो एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है. जितने यहाँ पर आई जे के यूनिट वेक्टर दिख रहे हैं वो सब लिख दो. आई वेक्टर, सर जे वेक्टर और के वेक्टर, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप. अब हम लोग एक एक करके इसके कोफिशिएंट लिखेंगे. आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है. वी वाली चीज पहले लिख रहे हैं ना, वी देखो ये वी है, वी तो वी वाली चीज पहले लिख रहे हैं. के यहाँ पे दिख रहा है क्या? के क्या होता है? के देखो ये याद रखना. देखो हमने यहाँ पे देखा था ना, यूं होता था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप होता था यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप होता था यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप होता था. तो आई जे के 2 3 और कुछ नहीं है, मतलब 0. फिर इधर देखते हैं 2, अब बी में आते हैं, बी का लिखते हैं 2 3 0. अब सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं. कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले आई वाली बारी आती, तो ये कॉलम, सॉरी ये रो और ये कॉलम छोड़ दो और मल्टीप्लाई करके लिख दो. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आई, जिसको रखकर आपने कॉलम और रो छोड़ा, आई कैप इंटू ब्रैकेट में लिखो 3 इंटू 0 माइनस, बीच में रखना. आप देखो इससे इसको मल्टीप्लाई किए, माइनस इससे इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0. ये पहली चीज हुई. ठीक, इससे ये और ये छोड़कर जो बचा, देखो आप क्या करो, आई बना रहे हो, आई को अपना रेफरेंस ले लो, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बच रहा है? 3 0 3 0. तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगा के, बची बात प्लस जे. अब अगली बारी में आते हैं, तो अगले में क्या करेंगे हम?
जे वाले कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, तो ये जे वाला कॉलम, रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया, क्या बच रहा है 2 2 0 0, है ना। तो कहां से चालू करेंगे, उसके बाद से चालू करते। देखो आई जे के वाले को छोड़ा था तो उसके बाद वाले से चालू किए थे, अब आई ये कॉलम को छोड़ा और रो को छोड़ा, तो अब क्या बच रहा है, जे के बाद वाला 0, है ना। तो 0 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 2, उसके बाद वाले से चालू करना, तो 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2, ठीक है, ठीक। उसके बाद के में आते हैं, तो के में रो को छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2 3 2 3। अब देखो के बाद कुछ नहीं, मतलब यहां फिर से आएंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इधर पहुंचकर मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी प्लस के इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3। बनेगा कैसे किया, देखो रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो और उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस, फिर रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो, उसके बाद वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, फिर रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो, मगर उधर कुछ नहीं तो इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस, ठीक। आगे देखते हैं, तो बचेगा आई कैप 3 0 0 0 माइनस 0 प्लस जे कैप 2 0 0 2 0 0 0 माइनस 0 प्लस के कैप 2 3 6 माइनस 2 3 6 6 माइनस 6। ओके, इधर मिटाया जाए तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू गेट इट टू बी, यहाँ पे मिलेगा हमें v क्रॉस b हम लोगों को मिलने वाला है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये मिलने वाला है हमें v क्रॉस b की वैल्यू हमें मिलने वाली है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और वो था ही, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू सेम है, 2i प्लस 3j और ये भी 2i प्लस 3j। अरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसके एक जगह है, यानी एंगल दोनों के बीच का क्या मिल रहा है हमको, यहाँ 0 मिल रहा है, वो बात अलग है। यहां से कैलकुलेट किए तो हमको ये मिला। नाउ fm क्या होगा, fm वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू v क्रॉस b। तो v क्रॉस b की वैल्यू आ गई है 0, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 0, रख दो इसकी वैल्यू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्या मिलेगा इन दी एंड यू आर गोइंग टू गेट इट एज 0, या फिर 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, फिर भी लिख दो वैसे ही, मगर फिर भी इससे अपने को मिल रहा है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों 0 है। डायरेक्शन इज यू कैन से आर्बिट्री, and the magnitude is 0, so this is our answer. Determine the magnitude and direction, fm vector is equal to 0। कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है उसको, हम कह वहां से नहीं बता सकते डायरेक्शन क्या होगा, और मैग्नीट्यूड तो 0 ही है क्योंकि। सो दिस इज इट, इस तरीके से सॉल्व करना। याद रखना यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट से आई जे के पहले लिख दो, फिर v का पूरा कोफिशिएंट लिखो, b का पूरा कोफिशिएंट लिखो, और k अगर नहीं है तो k लगा दो वहां पे, एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट एक रो एक कॉलम को छोड़ के क्रॉस करो, माइनस लगाओ बीच में, इन दैट वे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल एंड अंडरस्टैंड फर्दर थिंग। So here is one more numerical, and this question is asked in a different way. An electron is moving 10 to the power 6 meter per second in the direction parallel to the current of 5 ampere through a infinitely long straight wire। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक infinitely long straight wire है, बहुत लंबा वायर है, ठीक, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा, और पास ही में यानी कि कितने दूर बोल रहा है, सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये मूव कर रहा है कैसा, पैरेलल टू द करंट, तो करंट ऐसे जा रहा तो उसके पैरेलल जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा, ठीक। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन, एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी,
और ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्रिएट कर रही होगी। ठीक, इसकी वेलोसिटी दे दी है 10 to the power 6, v is equal to 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। मगर ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होता तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अरे देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज का मोशन जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना। एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगा, उसके मोशन के जस्ट अपोजिट में एक पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस एज नेगेटिव ऑफ इट, है ना। मैं माइनस साइन लगाकर उसके नहीं दिखाऊंगा, माइनस साइन लगाकर नहीं दिखाऊंगा, बस मैं ये मान लूंगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव हो रहा है। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं पूछा है, इसलिए मैं ये भी नहीं करता कि इसको माइनस में ले लूं या इसको प्लस, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, सो सी क्यू इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था ऊपर की तरफ, मैंने अब मान लिया पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है नीचे की तरफ। अच्छा देखो, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास में, इनवर्स बनेगा। ठीक है, यानी कि चार्ज मूव हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है डाउनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को पहली उंगली से अंदर की तरफ, मोशन ऑफ चार्ज डाउनवर्ड, फोर्स कैसा लगेगा बाहर की तरफ, फोर्स कैसा लगेगा चार्ज के ऊपर, फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मोशन ऐसा, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स बाहर की तरफ। यही चीज जाना था और इसके लिए हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। तो हमें गिवन क्या क्या चीज है, गिवन में दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। यही घुमाया है, बस यही बात है, इलेक्ट्रॉन के लिए घुमा दिया। वहां इलेक्ट्रॉन जब भी बोले ना, आप कान खड़े कर ले, याद रखना हमको पॉजिटिव चार्ज लेना है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप कैलकुलेट कर देते तो भी नहीं होता, पैरेलल टू दैट है, कोई बात नहीं। मगर क्या होता, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता। देखो आपको इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट पॉजिटिव चार्ज का मोशन लेना है, तो वो डाउनवर्ड जाता है। उस समय क्या हो जाता है, आप यू विल टेक इट एज अट्रैक्टिव, वो चार्ज क्या होता, पास आता नहीं। सो v इज इक्वल टू 10 to the power 6 एंड देन करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर का, या फिर बोलूं उसको 0.1 मीटर, मीटर में चेंज कर लेता हूं, isn't it? और पूछा क्या है, टू फाइंड द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हैं, देखो कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। देखो ये अंदर जा रहा और वेलोसिटी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है हमको, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी आएगा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, थीटा इज इक्वल टू 90, यहीं से समझना है हमको, दिया नहीं है, यहीं से समझना है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, वी नो दैट और फॉर्मूला सेज दैट Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, जिसमें से थीटा को अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाए तो फिर नहीं निकल पाएगा। थीटा कैसे हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा और पॉजिटिव चार्ज का मोशन हमने क्या लिया, डाउनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। यस, ये 90 लेंगे, मगर उसके पहले बी निकालना पड़ेगा, बी के बारे में तो हम सोचे नहीं, है ना। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, उसके पास में पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए। याद नहीं आ रहा तो पिछले वीडियोस देखना, हमने इसको कैलकुलेट किया था। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के कारण एट अ पॉइंट पी विच इज ए डिस्टेंस अपार्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होता था, डेरिवेशन में लाए थे। तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 to the power -7 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 0.1। ठीक, ये 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, काम आएगा, आगे इजी बना देगा। b इज इक्वल टू 10 to the power -7 इंटू 10 इंटू 10
अब ये 10 को ऊपर ले गए, 1 जो नीचे का वैनिश हो गया, यानी कि क्या बच रहा है, इसको मिटाया जाए, समझ में आ गया। तो यहां से मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि B इज इक्वल टू मिलने वाला है 1 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। 1 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये ध्यान देना, 10 टू द पावर -5 कैसे हुआ, -7 प्लस 2, पावर प्लस हो जाएंगे, -7 प्लस 2 -5 आएगा। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफएम। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफएम। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, ऑलरेडी वी नो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को हम ले तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, देयरफॉर एफएम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एफएम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू, देखो b की वैल्यू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 5 -5 है ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 5 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। एफएम इज इक्वल टू बन जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 6 -5, क्या मिलेगा, वो तो 1 बन गया, तो ये बचेगा एफएम इज इक्वल टू आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन में आएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्या बोलेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन इज 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन, इतने का फोर्स लगेगा। सो दिस इज इट, ऐसे सॉल्व करना है हमें। याद रखना है कि एंगल को हमें खुद कैलकुलेट करना है, कैसे होगा वो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट, ट्राई टू सॉल्व दैट असाइनमेंट। वो असाइनमेंट आपके और डाउट्स क्लियर कर देंगे। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद देखे कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसे उसको न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन में और फंसा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देगा, तो इलेक्ट्रॉन में आप क्या करो, उसके डायरेक्शन को जस्ट वेलोसिटी को आप उल्टे डायरेक्शन में ले लेना पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू अ असाइनमेंट क्वेश्चन। So here are the assignment question. Try to solve it. पहला क्वेश्चन बोल रहा है an electron is moving vertically upward with a speed of 2 into 10 to the power 8 meter per second. इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा। What will be the magnitude and direction of force? क्या होगा magnetic force on electron exerted by horizontal magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इस इलेक्ट्रॉन में 0.5 टेस्ला की, किस तरफ, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में लग रही है, समझ लेना, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ऊपर की तरफ इतने वेलोसिटी से, तो फोर्स कितना हो रहा है कैलकुलेट करिएगा इसको, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दिया है 3i - 4j मीटर पर सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर b इक्वल टू 2i + 3j + k टेस्ला। तो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो, एफएम वेक्टर में निकल जाएगा फॉर्मूले से। ट्राई टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चंस विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।